हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया जिसमें मैं सीएमए फाउंडेशन 2023 दिसंबर अटेम्प्ट के बारे में पूरी प्लानिंग करूंगा। आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा कि बहुत बच्चों के मन में डाउट होते हैं कि भैया किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, कितने आर्ट्स पढूं, कौन से सब्जेक्ट लूँ एक दिन में, कितने सब्जेक्ट्स लूँ। तो ये जो भी आपके मन में डाउट्स हैं सब क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए बट मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देख लिया तो आप पूरे दिसंबर अटेम्प्ट में कभी भी परेशानी में नहीं आओगे। आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से कितने आवर्स देने हैं, कितने सब्जेक्ट्स को लेना है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट उसके लिए वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखनी होगी और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज ये चैनल आपकी पूरी सीएमए जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स एंड टू एंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है। आप इजीली अच्छे से पढ़ के, बिल्कुल डिटेल में पढ़ के, आराम से पढ़ के क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर करनी है, ठीक है। बात करूँ सेकंड पॉइंट की तो ये है कि देखो, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस टाइम के अंदर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, वो रटते चलते हैं जिससे फटाफट वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाएँ। ये बहुत गलत तरीका है। आपको सारा फोकस किसके ऊपर लगाना है? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना है, बिकॉज मैं अगर आपको बताऊं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा क्रिएट करने के लिए। बिकॉज जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप पेपर के एंड में पहुंचोगे ना, तो आप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वहाँ पर फोकस नहीं करोगे, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने का, डिटेल में किसी चीज़ को समझने का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको और बच्चों की तरह गलतियाँ नहीं करनी, कि आप अंडरस्टैंडिंग की तरफ ना जाएँ, आप जाएँ रटने के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको सब चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में जाना है, बिल्कुल गहराई में जाके समझना है। बिकॉज जितनी आप गहराई में जाओगे उतनी आपकी चीज़ें स्ट्रांग होंगी, उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, और जितने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे आपको उतना ही किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले फोकस करना अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की कि भैया कैसे पढ़ें, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। तो देखो, मैं आपको बताऊँ, आपके टोटल 4 पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर में आपका इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, सेकंड पेपर में स्टैट्स एंड मैथ्स, थर्ड पेपर में अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, फोर्थ पेपर में लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये आपके 4 पेपर्स हैं। तो अब मैं आपको चारों पेपर्स में बताता हूँ कि किससे आपको स्टार्ट करना है, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की। तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में आपको स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। बात करता हूँ नेक्स्ट पेपर अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। सेम अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग में भी सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है अकाउंटिंग से ही, उसके बाद कॉस्टिंग करनी है, ठीक है। थर्ड पेपर लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखो, मैं आपको इस पेपर के अंदर बताऊं, बिजनेस कम्युनिकेशन तो आपने कहीं ना कहीं हल्की बहुत पढ़ी होगी 11th-12th में, आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज़ें तो रिलेट हो रही हैं, बट लॉ आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो लॉ को आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, सबसे पहले लॉ से स्टार्टिंग करनी है, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन पे जाना है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाले पेपर हैं वो हैं स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स। देखो, इस पेपर में बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बहुत सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं, बट तुम मेरे चैनल पे आए हो, तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, मैथ्स से बच्चे बहुत डरते हैं, बिकॉज 11th-12th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होती। मेरे पास भी नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के पास भी ना हो, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्टैट्स तो थी ना, स्टैट्स तो पढ़ी थी ना 11th में, तो कोई टेंशन नहीं है। स्टैट्स को आपने फोकस करना है, स्टैट्स को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद जाना है मैथ्स के ऊपर। अब देखो, स्टैट्स को मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे पहले पढ़ना है, बिकॉज देखो स्टैट्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। स्टैट्स आपकी 60 मार्क्स की, मैथ्स 40 मार्क्स, तो स्टैट्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। और मैं अगर बात करूँ मैथ्स के कंपैरिजन में स्टैट्स बहुत ज़्यादा ईजी भी है। तो आपको सबसे पहले फोकस किसके ऊपर करना है? स्टैट्स के ऊपर बजाय मैथ्स के ऊपर, ठीक है। तो अब बताता हूँ कि स्टैट्स सबसे पहले कंप्लीट हो गई,
उसके बाद जाना है मैथ्स के ऊपर। देखो इस पॉइंट में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है इस पेपर के अंदर कि स्टैट्स को आपको जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत करना है। उसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, सब चीज़ें अटैम्प्ट करनी है उसमें। मतलब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए, सब चीज़ें स्टैट्स बिल्कुल आपके मुट्ठी में होनी चाहिए। बिकॉज स्टैट्स अगर मुट्ठी में होगी तो मैथ्स आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, ठीक है। तो स्टैट्स को आपको फोकस करना है 100%, मतलब उसमें कुछ भी ना छूटे, उसमें कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है, उसमें सारी चीज़ें मजबूत करके चलनी है, ठीक है। उसके बाद अब बताता हूँ मैथ्स में कि मैथ्स को किस तरीके से हैंडल करना है। देखो मैथ्स में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ईजी हैं, जैसे मैं बताता हूँ रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये सारे चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आपने मैथ्स में ये टेक्निक अप्लाई करनी है, जो चैप्टर आपको लग रहे हैं कि यार ये ईजी है, मेरे समझ आ रहे हैं, उनको आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी जो चैप्टर्स आपको ऐसे लगते हैं ना कि यार बहुत टफ है, मेरे समझ नहीं आ रहे, तो उनको बेसिक पढ़ना है। अब बेसिक क्यों पढ़ना है? बिकॉज देखो मैं आपको बताऊँ, पेपर में आपका मैथ्स का पेपर बहुत ईजी आता है। बच्चे हमेशा हुआ बना के रखते हैं कि भैया मैथ्स बहुत टफ, मेरे से नहीं होगा, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, पेपर में मैथ्स बहुत इजी आता है। तो जो चीज़ें टफ आपको लग रही हैं मैथ्स में, उसको बेसिक पढ़ो। बिकॉज जैसे मैंने बोला ना पेपर इजी आता है, तो पेपर में उन चैप्टर्स में इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो जब आपने बेसिक पढ़ रखा होगा ना, तो कई हद तक आप अटैम्प्ट उन्हें कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। तो एज अ होल बात करूँ तो स्टैट्स तो आपकी पहले ही मजबूत है। उसके बाद मैथ्स में आप इस तरीके से अप्लाई करोगे तो स्टैट्स एंड मैथ्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी। तो इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी को आपको स्टैट्स एंड मैथ्स वाले पेपर के अंदर अप्लाई करना है। अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। आपका हमेशा मोटिवेशन अप ही होगा इस पेपर के अंदर, और खासकर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चारों पेपर्स मैंने आपको बता दिए, किसे पहले पढ़ना है, किसे बाद में पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की कि भैया एक दिन में मैं कितने सब्जेक्ट्स को पढूं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को ही पढूं या एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स को पढूं। तो मैं उसकी बात करता हूँ। तो देखो सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स लेना है, हल्के से एकदम नॉर्मली से पढ़ना है। बिकॉज एक दिन में चारों सब्जेक्ट लोगे तो उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है, उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। देखो पढ़ तो लोगे, पढ़ के उसको दिमाग में रखना, सारी चीज़ों को एकदम समझ के रखना, वो डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए बोल रहा हूँ सिंपल एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो, सिंपल रखो, जिससे जितना पढ़ते जाओ एटलीस्ट उतना तो दिमाग में रहे। तो आपको एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट्स लेने हैं। अब ये 2 सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं? क्या पहले 2 पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने हैं फिर उसके बाद 2 उठाने हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आपको अल्टरनेट डेज में उठाना है। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या? एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स, फिर अगले दिन नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से आपको पढ़ते चलना है। इससे क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट्स होते भी रहेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि 2 सब्जेक्ट्स हो गए, 2 सब्जेक्ट अभी छुए ही नहीं है, नहीं, आपके 2 सब्जेक्ट्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे रेगुलरली बेसिस पे। और आपको एक चीज़ इसमें और अप्लाई करनी है, जैसे आज जो 2 सब्जेक्ट पढ़े, अब नेक्स्ट दिन तो अगले 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तो जो नेक्स्ट दिन अगले 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तो वो तो पढ़ो, साथ में पिछले दिन का भी आपको देखना है कि पिछले दिन क्या पढ़ा था। इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि एक दिन का गैप हो गया तो आप पिछले दिन का भूल गए, ऐसे नहीं करना। आपको डेली पिछले दिन का भी देखते रहना कि पिछले दिन क्या पढ़ा था। इससे चीज़ें मजबूत होती रहेंगी, चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, रेगुलरली या फिर अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आपको अल्टरनेट डेज पे लेने हैं, 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, ज़्यादा नहीं। बिकॉज 2 सब्जेक्ट्स लोगे तो ईजिली समझ भी पाओगे, उनको दिमाग में रख भी पाओगे, और कोई इतना पैनिक वाली सिचुएशन भी नहीं आएगी। बिकॉज नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जैसे सपोज मैंने सोचा कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट लूँगा, अब मैं पहला सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे को बाकी 3 की टेंशन है कि यार अभी तो पहला ही चल रहा, अभी तो 3 और पढ़ने हैं। तो वो टेंशन आ जाएगी वहाँ पर, वो जो मैं पढ़ पा रहा हूँ ना तमीज़ से, वो भी नहीं पढ़ पाऊँगा। तो इसलिए 2 लो, काम तरीके से पढ़ो, इजीली एंड तक आपका हो जाएगा, बहुत टाइम है, ठीक है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की कि भैया कितने आवर्स पढूं जिससे मेरा CMA फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, मैं कभी भी आर्ट्स में बिलीव नहीं रखता कि आप 8 आवर्स पढ़ो, 10 आवर्स पढ़ो। मैं कभी भी आर्ट्स में बिलीव नहीं रखता। मैं हमेशा बिलीव रखता हूँ प्रोडक्टिविटी में, आपकी एफिशिएंसी में, कि आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हो। बिकॉज देखो आप समझो, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप डेली के 5 आवर्स दो, ठीक है, अब आप एक दिन में डेली के 5 आवर्स दे रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो, तो 5 आवर्स को 2 सब्जेक्ट में डिवाइड करता हूँ, 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब वो आप खुद सोचो, मान लो 2.5 घंटे में किसी बच्चे की थोड़ी एफिशिएंसी स्पीड थोड़ी कम है,
ठीक है, वो थोड़ा कम ग्रास्प कर पा रहा है। तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना। मान लो उसको एक लेक्चर कंप्लीट करना है, एक लेक्चर ऐसे मैं ऐसे ले रहा हूँ 2.5 घंटे का है, बट उसकी स्पीड थोड़ी धीरे धीरे है। अब वो 2.5 घंटे उसको पढ़ना है एक सब्जेक्ट को, वो 2.5 घंटे में मान लो 1 घंटे की अभी वीडियो देख पाया, बाकी तो रह गया ना उसका। तो ये चीज़ें नहीं करनी, आपको क्वालिटी स्टडी करनी है। आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना कि 10 घंटे 12 घंटे, नहीं, आपको क्वालिटी पे जाना है। जैसे सपोज आपने डिसाइड किया मुझे आज एक दिन में एक लेक्चर कंप्लीट करना है, उसके सारे क्वेश्चंस करना है जो भी उसके अंदर हुए हैं या जो भी उसके अंदर बताया उसका प्रॉपर रिवीजन करना है, तो उसमें आप कितने भी घंटे लगे आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको आर्ट्स के ऊपर नहीं जाना कि 5 घंटे 6 घंटे, नहीं। बिकॉज जैसा मैंने बताया 5 घंटे सोचोगे, मान लो आपका 5 घंटे में वो सारी चीज़ें हो ही नहीं पाई तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना, फिर वो नेक्स्ट दिन में जाओगे, फिर और टाइम बढ़ेगा। ये नहीं करना। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो कितने भी घंटे लगे आपको कंप्लीट करके ही उठना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बिकॉज अक्सर बच्चे एंड तक यही पूछते रहते हैं कि भैया मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं CMA फाउंडेशन क्लियर कर लूँगा? ऐसा कभी भी नहीं है भाई। आर्ट्स पे कभी डिपेंड करता ही नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वालिटी स्टडी कर रहे हो, कितना प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इस डाउट में बिल्कुल भी मत रहना कि 5 घंटे पढ़ो 6 घंटे, नहीं, सिर्फ क्वालिटी स्टडी। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि देखो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की प्रैक्टिस करने की। जैसे आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या थियोरेटिकल जो भी पढ़ रहे हो, आपने कोशिश करनी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। क्वेश्चंस मतलब आपको अपने स्टडी मटेरियल को तो फोकस करना ही है। देखो स्टडी मटेरियल क्या, वो जो आपके घर में बुक्स आई है ना, उनको तो आपको 100% फोकस करना है। बिकॉज एट दी एंड आप रियलाइज़ करोगे जब पेपर दे के हटोगे कि इसमें से 80 to 90% पेपर सेम आया था, तो उसको तो आपको 100% फोकस करना ही है। बट उसके अलावा आपको और भी जगहों से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। बिकॉज यही टाइम है जिसमें आप जगह जगह जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप पेपर के एंड में आओगे ना, तो आपके पास इतना टाइम बचेगा ही नहीं कि आप बहुत जगह जाओ, बहुत सारी चीज़ों से प्रैक्टिस करो, नहीं। फिर आप उस टाइम पे आपको अपने स्टडी मटेरियल को ही फोकस करना होगा। तो बेटर यही है कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप जगह जगह जाके प्रैक्टिस करो। मतलब आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी चीज़ें और स्ट्रांग हो सके, आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिले, आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिले, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की मतलब पता हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या मैं बना पा रहा हूँ, मुझे किस में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जब क्लियर होंगी, जब आप बहुत जगहों से प्रैक्टिस करोगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बहुत सफिशिएंट टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस के ऊपर। मैंने एक वीडियो बना रखी है MCQ सोर्स और आपके नोट्स की। अगर आपको वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जाना या लिख देना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मैंने बहुत सारे सोर्स बताए प्रैक्टिस करने के, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आपको जहाँ से भी करना हो वहाँ से भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये कि प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको फिर रिपीट कर दूँ ये बात कि जो आपके घर में बुक्स आई हैं उसको भूल कर भी इग्नोर मत करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप बहुत जगह से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको एटलीस्ट उसको तो करना ही है। मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको तो करना ही है। बिकॉज आप खुद समझो, इंस्टीट्यूट ने वो आपके घर में भिजवाई हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट ही नहीं होती तो आपके घर में भिजवाती नहीं। उसमें कुछ है ना, उसमें कुछ ऐसी बात है ना, जब भी तो आपके घर में स्पेशली भिजवाई गई है पोस्ट के द्वारा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी 100% फोकस देना है। बिकॉज बच्चे उसको फुल्ली इग्नोर करते हैं, वो बाकी स्टडी मटेरियल्स को ध्यान देते हैं, बट जो इंस्टीट्यूट ने जो बुक्स भिजवाई हैं उसको नहीं फोकस करते। तो आपको गलती नहीं करनी, उसको भी 100% फोकस रखना है। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है शॉर्ट नोट्स। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये आपको जो भी आप साथ में पढ़ते जा रहे हो उसके लॉन्ग फॉर्मेट में बनाओ, अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ आपको शॉर्ट फॉर्म में भी उसके सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। बिकॉज अगर आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स नहीं प्रिपेयर करोगे तो आपको पेपर के एंड टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज पेपर के एंड टाइम में बहुत कम टाइम होता है, वहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम स्टार्टिंग से एक एक पेज डिटेल में पढ़ें। बिकॉज अगर हम उन्हें पढ़ने जाएंगे ना तो हम सारी चीज़ें पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में छोड़ के जानी पड़ेंगी, तो वहाँ पर हो जाएगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से शॉर्ट फॉर्म में भी नोट्स बनाते चलो, जिससे जब पेपर के आप पास हो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, बस आप पेपर पलटो और आपको सारी चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लिक हो, जिससे आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ के जाओ और कोई भी चीज़ आप छोड़ के ना जाओ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। शॉर्ट नोट्स हैंड टू हैंड प्रिपेयर करते चलो, जितना आपको समझ आ जाए देखते ही उतने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, जितने मतलब प्रिसाइज हो सके, जितने छोटे हो सके उतने बनाने हैं।
बट बनाने ज़रूर हैं, शॉर्ट नोट्स को भी बनाना नहीं भूलना। अब बात करता हूँ लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है रिवीजन। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, वो सोचते हैं भैया बहुत टाइम है, एंड में 2 महीने रिवीजन के लिए छोड़ूंगा। बट ये चीज़ मैं फुल्ली समझता हूँ बहुत गलत है, बिकॉज आप चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, उस टाइम तो आपको लगता है कि हाँ यार समझ आ रहा है, मेरे को सारी चीज़ें याद हैं। बट जब वो आप सारी चीज़ें 3-4 महीने में कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको लगता है कि यार वो तो मैं भूल ही गया, उसमें क्या था यार। तो आपको दोबारा से वो टाइम देना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, जब आप वो चीज़ दोबारा पढ़ते हो ना, तो वो किक नहीं रहती जो स्टार्टिंग में थी। जो स्टार्टिंग में मोटिवेशन था, जो स्टार्टिंग में जो दिमाग था ना, वो नहीं रहता एंड टाइम में जब आप उस चीज़ को दोबारा से पढ़ते हो। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, रिवीजन को इग्नोर मत करना। जो भी पढ़ते जा रहे हो उसका डेली टू डेली करना है। ये नहीं सोचना कि अभी पढ़ते जाता हूँ, एंड में 2 महीने सोचूंगा रिवीजन के लिए। नहीं, जब भी करो तब तो और अच्छी बात है, जब तो आपके लिए और मजबूती रहेगी, बिकॉज आप डेली टू डेली करते जा रहे हो रिवीजन चीज़ों को। बट आपको ये नहीं सोचना कि यार एंड में करूँगा, अभी तो बस पढ़ते जाता हूँ। नहीं, आपको पढ़ते भी जाना है, साथ में रिवीजन भी करते जाना है। बिकॉज मैं आपको बताऊँ, जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, उससे कई हद तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। बिकॉज रिवीजन ही आपकी हेल्प करता है आपका मोटिवेशन अप करने में और आपको चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखवाने में। तो आपको रिवीजन को भी इग्नोर नहीं करना। जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसका डेली टू डेली रिवीजन करते चलना है, जिससे लॉन्ग टाइम में आपको चीज़ें याद रहें, आप कुछ भी भूलो नहीं, आपका मोटिवेशन हर टाइम अप ही रहे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको अब क्या करना है CMA फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो। डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि जिस भी बच्चे ने इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, वो 100% बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगा CMA फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो अगर वीडियो यूज़फुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।